देश भर में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 74 करोड़ 38 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजनांदगांव में जिला प्रशासन की पहल पर किसानों को सीधे सोसाइटियों के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है यूरिया खाद। प्रदेश में बाघों की गणना का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को मोबाइल ऐप के जरिए किया जा रहा है प्रशिक्षण। और कुष्ठ आश्रम में स्थापित भगवान गणेश की अष्टधातु की प्रतिमा बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। दूसरे प्रदेशों से भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा। समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि राज्यों और 72 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराकें। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास फिलहाल टीकाकरण के लिए 4 करोड़ 90 लाख से ज्यादा टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया है कि इसके अलावा 8 लाख से ज्यादा खुराकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष 21 जून से सभी लोगों को कोविड के टीके दिए जाने का नया चरण शुरू हुआ था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के एक हिस्से के तौर पर केंद्रीय सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। देश भर में टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 74 करोड़ 38 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 53 लाख 38 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि कल 37,687 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर 97.54% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 24 लाख से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 20 कोरोना मामलों की पहचान हुई है। प्रदेश के 18 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया। फिलहाल प्रदेश में 376 सक्रिय मरीज हैं जो विभिन्न अस्पतालों, होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.14% है। राजनांदगांव जिले में यूरिया खाद की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापारियों के बजाय सीधे सोसाइटियों में खाद भेजने का निर्णय लिया है। इससे उन्हें समय पर खाद मिल पा रही है। पिछले कई दिनों के दौरान किसान यूरिया खाद की कमी से परेशान थे। इस बारे में राजनांदगांव जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि 2 दिन पहले यूरिया खाद की रैक पहुंची थी जो शहर के व्यापारियों के नाम पर आई थी। चूंकि खाद के लिए बैंक द्वारा करीब 9 करोड़ रुपयों का भुगतान कंपनी को किया जा चुका था, इसलिए उन्होंने खाद का वितरण सीधे सोसाइटियों को किया। संचालित खाद्य केंद्र जो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जहाँ खादों की बिक्री की जाती है, वहाँ पर खाद की आपूर्ति मांग रूप ना होने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई थी। निजी क्षेत्रों से शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी। कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा तात्कालिक व्यवस्था के तहत जो खाद की रैक प्राप्त हुई थी उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए 2280 मैट्रिक टन खाद राजनांदगांव जिले के 178 खाद केंद्रों के लिए उपलब्ध कराया गया है और खाद समस्त समितियों में पहुंचा दी गई है तथा वितरण भी 2 दिन से लगातार जारी है और तात्कालिक यूरिया की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति इस कार्रवाई से संभव हो सकी। गौरतलब है कि खाद की रैक रेल से रेलवे स्टेशन में आती है। व्यापारी अपने कब्जे में कर लेते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने करीब 2280 मैट्रिक टन खाद को अपने कब्जे में लिया और सोसाइटियों के जरिए किसानों को उपलब्ध कराया। इससे अब किसानों को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है और साथ ही उन्हें वाजिब मूल्य पर खाद मिल पा रही है।
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने धमतरी जिले के ग्राम चटौद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चयन राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र देने के लिए किया है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मरीजों के इलाज के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। चटौद गांव के निवासी खूबराम ने बताया कि पहले उन्हें इलाज के लिए कुरुद जाना पड़ता था। 10-12 साल से इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं हम लोग और आसपास के गांव वाले आते हैं, इलाज करवाते हैं। का टीम, डॉक्टर का टीम, नर्स जो भी है सब बढ़िया है। यहाँ का गार्डनिंग और यहाँ की व्यवस्था, साफ सफाई, इस जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे जो अवार्ड मिला है ये हमको गौरवान्वित है, हमारे गांव को गौरवान्वित है और इस हॉस्पिटल को। गांव की सरपंच श्रीमती लीला साहू ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गांव के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहाँ का हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। यहाँ आसपास के लोग गांव के आते हैं हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए। डॉक्टर भी अच्छे हैं और इलाज भी अच्छा होता है और नर्स लोग समय समय में हम लोग को सभी चीज़ मिल जाते हैं, दवा ववा, और यहाँ का गार्डन भी अच्छा लगा हुआ है। चटौद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी रोगों की जांच के लिए पैथोलॉजी लैब बनाई गई है। वहीं चिकित्सक भी हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र का मूल्यांकन विभिन्न चरणों में किया गया है। यहाँ के 6 विभागों ने 70% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं, जिनमें मरीजों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा के साथ ही दवाओं की उपलब्धता भी शामिल है। कृमि मुक्ति सप्ताह के तहत प्रदेश भर में आज से बच्चों को दवाएं दी जा रही हैं। इसी के तहत कांकेर जिले के अंतागढ़ में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। अंतागढ़ के गड़रिया पारा की स्वास्थ्य कार्यकर्ता तीजा ओसेंडी ने बताया कि आज ही घर घर जाकर बच्चों को कृमि मुक्ति 6 महीने में बच्चों को एल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाती हूँ। इसको खिलाने के लिए हर बड़ी और स्कूल में 1 सप्ताह पहले से ही संपर्क करके बताए रहते हैं, ताकि बच्चे पहले से घर से खा के आ सकें, क्योंकि इसको खाली पेट नहीं देना है। गौरतलब है कि साल में 2 बार कृमि से मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल की गोली बच्चों को खिलाई जाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही घर घर जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिनें बच्चों को गोली खिलाती हैं। इसके लिए उनके पालकों को भी जागरूक किया जा रहा है। दुर्ग जिले के भिलाई में एथलेटिक्स ने कई युवाओं की जिंदगी बदल दी है। अभी तक क्षेत्र के 100 से ज्यादा युवा सेना और पुलिस में नौकरी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इन सब की मेहनत को तराशने में एथलेटिक्स कोच विनोद नायर की मेहनत और लगन भी शामिल है, जो इन युवाओं को एथलेटिक्स के गुर के साथ ही हौसला भी देते हैं। NIS कोच विनोद नायर ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए कोचिंग देने की शुरुआत की और ऐसे कई बच्चों को एथलेटिक्स प्रशिक्षण दिया। वे स्कूल और कॉलेज में जाकर युवाओं को सेना भर्ती की तैयारी भी कराते हैं। उनके प्रशिक्षण से 100 से ज्यादा बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स में सफलता हासिल कर चुके हैं। इस बारे में कोच विनोद नायर ने बताया कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एथलेटिक्स ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो इनको साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था हो। तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस जो है 1 से 3 किलोमीटर तक की प्रैक्टिस को ज़्यादा प्राथमिकता दिया। उसका फलस्वरूप है कि आज के डेट में अभी तक तकरीबन 100 बच्चों से ज़्यादा सरकारी सेना में, शासकीय सेना में आ चुके हैं और आर्मी, अपना BSF, CSF, CRPF, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी स्पोर्ट्स टीचर के रूप में भी बहुत सारे बच्चे जो हैं सर्विस में आ चुके हैं। और इनको मैंने आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश थी, क्योंकि ये बच्चे जितने भी जहाँ से भी आते हैं सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर तबके के हैं, तो इनके पास ऑप्शन लिमिटेड है। तो ऐसे में मुझे लगा कि इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जॉब का है। NIS
सीनियर्स एथलेटिक्स कोच विनोद नायर से प्रशिक्षित बच्चे एथलेटिक्स के क्षेत्र में प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मरौदा निवासी युधिष्ठिर साहू ने बताया कि वे एथलेटिक्स में 7 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। वहीं दूसरे खिलाड़ियों ने भी कहा कि कोच विनोद नायर से प्रशिक्षण लेकर वे अलग अलग स्पर्धाओं में सफल हुए हैं और उन्होंने नौकरी भी हासिल की है। सर से पिछले 10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और सर के मार्गदर्शन में मैंने यहाँ पे सर के क्लब में प्रैक्टिस किया और आज मैं शिक्षा विभाग में पदस्थ हूँ और सर के मार्गदर्शन में अभ्यास करके ऐसे हमारे क्षेत्र और जिला के ऐसे सैकड़ों युवक युवतियाँ हैं जो स्कूल स्तर, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में विशेषकर एथलेटिक्स में पदक पा चुके हैं। मैं स्पोर्ट्स ज्वाइनिंग किया सर 2008 में मैं ज्वाइनिंग किया हूँ। वहाँ सर हमको सिखाते थे अपना बेस्ट टाइमिंग देने के लिए। मैं एथलीट था, क्रॉस कंट्री दौड़ता था, तो 1500 3000 मीटर के इवेंट्स करता था मैं। कमजोर आर्थिक को एथलेटिक्स का प्रशिक्षण देने के लिए विनोद नायर हर वक्त तैयार रहते हैं। यहां तक कि वे कई बच्चों की फीस भी खुद ही जमा करवा देते हैं। इस तरह से वे कई युवाओं के खिलाड़ी बनने के सपने को साकार कर रहे हैं। फिलहाल वे बोरसी के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में NIT पदस्थ हैं। विनोद नायर ट्रिपल जंप में MP के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते हैं। वे स्कूल और कॉलेज में नेशनल एथलेटिक्स स्पर्धा में भाग ले चुके हैं, जो अब तक जारी है। प्रदेश में बाघों की गणना का कार्य जल्द ही शुरू। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जगदलपुर के ग्राम सरगीपाल में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने बाघों की गणना को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें मोबाइल ऐप के जरिए बाघों की गणना के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला के बाद दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए मुख्य वन संरक्षक AK श्रीवास्तव ने बताया कि बाघों की 4 साल में की जाती है। इस बार मोबाइल ऐप के जरिए गणना की जाएगी, जिसमें तमाम जानकारियों को देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट को भेजा जाएगा। पिछले 4 चक्रों में से ये बदलाव आया है कि पद्धति वही है, जानकारी कलेक्ट करने का आधार वही है, वही जानकारियां 4 चक्रों में ये जानकारी प्रपत्रों में इस वर्ष उसको पेपरलेस बना दिया गया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून के द्वारा एक गया है। उस ऐप में ये प्रोविज़न है कि आप ऑफलाइन, जहाँ पे इंटरनेट नहीं भी हो, आप ऑफलाइन मेथड से उस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो उस ऐप में ही हम लोग इस काम को करेंगे। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि मोबाइल ऐप के जरिए गणना में बाघों की गणना के साथ ही दूसरे जंगली जानवर होगी और उनके आवास के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। वन्य प्राणी की उपस्थिति के जितने भी प्रमाण हैं उसे तो हमें जुटाना ही है निर्धारित के तहत। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि उस वन्य प्राणी का हैबिटाट या आवास जिसको बोलते हैं वो कैसा है। मतलब ट्री स्पीसीज से लेकर हर्ब्स स्पीसीज, श्रब स्पीसीज, खरपतवार, वीड स्पीसीज, ग्रासेस, ये सभी उस हैबिटाट में किस अवस्था में है। तो उसके घर का जो स्थिति है उसकी पूरी एनालिसिस होती है, उसके आंकड़े हम लोग इकट्ठा करते हैं। प्लस ये देखा जाता है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस कितना है। कार्यशाला में अधिकारियों और कर्मचारियों को इकोलॉजिकल ऐप में जानकारी डालने के बारे में बताया गया। जिन अफसरों ने ट्रेनिंग ले ली है, अब वे जमीनी स्तर के कर्मचारियों को बाघ की गणना के बारे में प्रशिक्षित करेंगे। प्रदेश में गणेश उत्सव धार्मिक उत्साह से मनाया जा रहा है। जगह जगह भगवान गणेश की प्रतिमाएं विराजित हैं, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस बीच जांजगीर चांपा जिले के सोठी गांव में स्थित कुष्ठ आश्रम परिसर में स्थापित भगवान गणेश की अष्ट धातु की प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहां छत्तीसगढ़ के साथ ही दूसरे प्रदेशों के लोग भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
सन 2000 में पद्मश्री स्वर्गीय दामोदर गणेश बापट की अगुवाई में इस गणेश मंदिर का निर्माण किया गया था और अष्टधातु की गणेश प्रतिमा विराजित की गई थी, जिसकी ऊंचाई 5 फीट और वजन 1 क्विंटल है। कुष्ठ आश्रम में गणेशोत्सव के अवसर पर मिट्टी से निर्मित प्रतिमा भी विराजित की गई है, जिसकी पूजा अर्चना की जा रही है। अष्टधातु से बनी भगवान गणेश की प्रतिमा के बारे में कुष्ठ आश्रम के व्यवस्थापक श्री सुधीर ने बताया कि इस प्रतिमा की स्थापना 1972 में की गई थी। इस सिद्धिविनायक मंदिर की स्थापना 2000 में हुई थी। आज 2021 चल रहा है, 21 वर्ष पूरे हो गए। इस मंदिर को बनाने के पीछे हमारे सम्माननीय बापट जी का ये भाव था कि कुष्ठ रोगियों के साथ स्वस्थ आदमी की दूरी कम करने के लिए मंदिर माध्यम अच्छा है। इसके कारण लोग दर्शन करने भी आएंगे और दर्शन करने आने के कारण कुष्ठ रोगियों के द्वारा जो चलने वाले कार्य हैं उसका अवलोकन भी कर सकेंगे। गणेशोत्सव के दौरान गणेश मंदिर और परिसर को सजाया गया है, जहां की भव्यता देखते ही बन रही है। अष्टधातु की गणेश मंदिर प्रतिमा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर दिन सुबह शाम यहां भगवान गणेश की आरती हो रही है। यहां महिलाएं सुबह शाम कीर्तन करती हैं और साथ ही आरती के बाद प्रसाद भी बांटा जाता है। यहां विराजित अष्टधातु की गणेश प्रतिमा की बड़ी मान्यता है और इस मंदिर की स्थापना के बाद यहां के कुष्ठ रोगी जब तक खुद कुछ काम नहीं कर लेते तब तक वे भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही कुष्ठ रोग को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कुष्ठ रोगियों में जीवन के प्रति आत्मबल भी बढ़ा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।